अस्सलाम वालेकुम जी। आज हमारे पास एक फीमेल एप्लीकेंट आई हैं जो यूएस वीज़े के लिए अप्लाई करना चाहती है, बट साथ साथ उन्होंने ये भी रिक्वेस्ट की कि उनका फेस ना रिवील किया जाए। तो इस इंटरव्यू को हम एज इट इज़ लेके चलेंगे, उनका चेहरा भी नहीं दिखाएंगे, लेकिन जो उनकी क्यूरीज हैं हम उनका जवाब भी देंगे ताकि ये वीडियो जो लोग देख रहे हैं उनको यूएस वीज़े के हवाले से जो भी सवालात हों उनके जहन में उसके जवाब मिल सकें। तो स्टार्ट करते हैं जी इस इंटरव्यू को। जी बताइए प्लीज़, आपके क्या क्वेश्चंस हैं जी, क्या क्यूरीज हैं आपकी? मैंने जिस तरह आपको बताया कि मेरा कोई इंटरनेशनल विजिट पास में कभी रहा नहीं है, ये फर्स्ट टाइम है जब मैं अप्लाई कर रही हूँ। सबसे पहले तो मैं जानना चाहती हूँ कि मैं किस टाइप का वीज़ा अप्लाई करूँगी। अच्छा, आपका प्रीवियस कोई ट्रेवल नहीं है? नहीं। आपका पासपोर्ट फ्रेश कंसिडर हो रहा है? जी बिल्कुल। अच्छा, तो आप सबसे पहले जो अप्लाई करेंगे आप विजिट वीज़े के लिए करेंगी। यूएस वीज़े में तकरीबन 4-5 कैटेगरीज हैं, लेकिन अगर जो फ्रेश एप्लीकेंट्स होते हैं हम उनको ये गाइड करते हैं कि जी आप B1 B2 कैटेगरी के लिए अप्लाई करें, जो कि एक टूरिज्म वीज़ा है, जिसको कैटेगरी B1 B2 टूरिज्म प्लस बिजनेस के लिए, तो आप उस वीज़े के लिए अप्लाई कर सकती हैं। और मैं इसके लिए एलिजिबल हूँ? मतलब इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है? कोई एजुकेशन है, कोई प्रॉपर्टी होनी चाहिए? मुझे बिल्कुल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ये कहते हैं कि जी आप जब यूएस वीज़े के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपके अपने मुल्क से जो टाइज हैं वो स्ट्रांग होने चाहिए। लेट से आप कोई जॉब करती हैं, आपका कोई अपनी प्रॉपर्टी है, आप मैरिड हैं, तो ये सारी चीज़ें जो है ना वो हम एप्लीकेशन के हिसाब से, हर एप्लीकेंट के हिसाब से हम ये चीज़ें जो है वो फिर बताते हैं कि जी हमें इस तरीके से वीज़ा अप्लाई करना चाहिए। तो इसके लिए मुझे डॉक्यूमेंट्स क्या पहले अपने मैनेज या अरेंज करने पड़ेंगे? देखें, इसमें सबसे पहले होता है जी एक फॉर्म यूएस वीज़े के लिए होता है जिसको DS 160 कहते हैं, जो कि सिर्फ B1 B2 कैटेगरी के लिए यूज़ होता है। और उस फॉर्म में आपके पास जो है काफ़ी इन्फॉर्मेशन हमें चाहिए होती है, जैसे आपकी फैमिली एजुकेशन, आपकी एजुकेशन, आपकी जॉब, आपके फाइनेंसेस, आपको कौन स्पॉन्सर कर रहा है, आप किसके पास यूएस में स्टे करेंगी, आपका इंटरनेट ट्रेवल क्या है, तो ये सारी इन्फॉर्मेशन उस फॉर्म में हम प्रोवाइड करते हैं। ये वीज़ा का प्रोसीजर कितना टाइम लेगा? देखें, DS 160 फिल करने के बाद उसका आपके पास 1 महीने का टाइम होता है। विद इन 1 मंथ जब आप एप्लीकेशन आप स्टार्ट करते हैं तो उसके 30 डेज के अंदर उस सर्कल को आपको जो है पूरा वो फॉर्म कंप्लीट करके सबमिट करना होता है, अनलेस आपका वो फॉर्म जो है वो एक्सपायर हो जाता है। तो उस फॉर्म को जब आप सबमिट कर देते हैं उसके बाद फिर आप US ट्रेवल डॉक एक ऑनलाइन वो है वेबसाइट, वहाँ से जाकर आप अपने लिए ऑनलाइन बुकिंग लेते हैं, अपने लिए ऑनलाइन इंटरव्यू की डेट लेते हैं। और इसकी फीस क्या होगी, मतलब वीज़ा एप्लीकेशन फ़ी क्या है? B1 B2 कैटेगरी जो है उसकी $180 फीस है। पाकिस्तानी हिसाब से तकरीबन 55-56,000 रुपीज़ बन जाते हैं। डिपेंड करता है कि डॉलर रेट क्या चल रहा है उस दिन पे। ये डॉलर्स में जो अमाउंट आपने बताई है ये फ्लक्चुएट करती है या ये हमेशा से है? जी बिल्कुल, ये डेली बेसिस पे जी फ्लक्चुएट करती है, लेकिन आपको इसमें ये खुद नहीं कैलकुलेट करना पड़ता कि आपको कितने पे करें। जब आप अपना DS 160 फॉर्म फिल करके US ट्रेवल डॉक की जो वेबसाइट है उसके ऊपर जाते हैं, अपना लॉगिन बनाते हैं, उसमें पूरी इंफॉर्मेशन डालते हैं, वहां से आपकी जो वीज़ा फ़ी की स्लिप है वो जनरेट होती है ऑटोमेटिक, और वो ऑटोमेटिक उसी दिन का रेट पिक करता है। जब हम लोग ये वीज़े के लिए अप्लाई कर देंगे तो फिर मैं किस तरह अपने इंटरव्यू के लिए अपॉइंटमेंट स्केड्यूल कर सकती हूँ? जैसे मैंने आपको पहले बताया है, जब आप अपने DS 160 फॉर्म जब आप फिल कर देती हैं, सबमिट कर देती हैं, सबमिट होने के बाद आप USTravel.com पे वेबसाइट है, उस पे जाती हैं और वहाँ पे जाके आप अपना लॉगिन क्रिएट करेंगी। आप लॉगिन क्रिएट करने के बाद उसमें अपने पासपोर्ट की डिटेल डालेंगी, अपना DS 160 फॉर्म का जो आपका नंबर है आपने वो सही तरीके से डालना है। उसको डालने के बाद आपके लेफ्ट साइड के ऊपर जो अवेलेबल डेट्स हैं वो आ रही होती हैं, उसमें स्लॉट्स आप खुद सेलेक्ट कर सकती हैं, टाइम, डेट, दिन आप खुद उसमें देखेंगे जो भी आपको सूटेबल है। बाज़ लोग ऐसे भी होते हैं जो कराची से आ रहे, कराची में एक कॉन्सुलेट है, उनको वहाँ पर ज़्यादा सूट करता है, लेकिन लाहौर और इस साइड के जितने लोग हैं उनको इस्लामाबाद एम्बेसी ही आना होता है। उसके हिसाब से वो लोग डेट सेलेक्ट करते हैं। और इसमें वीज़ा रिफ्यूज़ होने का चांस कितना है? देखिए, US एक वाहिद मुल्क है ऐसी दुनिया में जो ऑन द स्पॉट डिसीजन करता है। एडवांस में वो कोई डॉक्यूमेंट डिमांड नहीं करता। इवन के इंटरव्यू के वक्त भी US एम्बेसी सिर्फ आपसे ये डिमांड करती है कि आप अपना वैलिड पासपोर्ट, अपनी 2x2 की पिक्चर विद वाइट बैकग्राउंड और आपका जो इंटरव्यू कंफर्मेशन का लेटर होता है आप वो लेके जाइए। रिजेक्शन जो है वो ज़्यादातर केसेस में नहीं होती, अनलेस कि आपने अपनी एप्लीकेशन में जो DS 160 आप फिल कर रहे हैं उसमें कोई गलत बयानी नहीं की, आपने कुछ उसमें हिडन चीज़ नहीं रख दी, या आपने कुछ और
हकीकत से बरक्स कोई जवाब दिया है तो आपका वीज़ा रिजेक्शन नहीं होगा। 99% यूएस का वीज़ा लग जाता है। वीज़ा रिजेक्शन के केस में मुझे लॉस क्या है, मेरी क्या कॉस्ट जो है वो बिल्कुल वेस्ट हो जाएगी? देखिए, कंसल्टेंट्स की अगर मैं बात करूं तो जो उनकी फ़ीस है वो तो आपको पे करनी पड़ती है इन एडवांस में, और वो 100% पे होती है। उसके अलावा जो आपने अपनी वीज़ा फ़ीस पे की है, जिसके बारे में मैंने बताया कि $180 है, आपका सिर्फ वो लॉस है $180 का अगर आपका वीज़ा रिफ्यूज़ हो जाता है। और बाज़ कंसल्टेंट ऐसे भी होते हैं, अगर आप किसी को कंसल्टेंसी दे रहे हैं लेट्स से 5 लाख रुपीज़, तो वो ये भी ऑप्शन बाज़ कंसल्टेंट देते हैं कि आप उसी फीस में दोबारा भी उनसे कंसल्टेशन लेकर अप्लाई कर सकते हैं। आपको जस्ट $180 दोबारा पे करने पड़ेंगे। और ये जो आप कैटेगरी बता रहे हैं, अगर मेरा वीज़ा लग जाता है तो ये कितने टाइम का होगा, कितना ड्यूरेशन का बता रहे हैं? B1 B2 कैटेगरी जो है वो मिनिमम 6 मंथ्स की देती है, लेकिन मैंने अपनी इंटायर 15 ईयर्स के एक्सपीरियंस में 6 मंथ्स का सिर्फ एक वीज़ा देखा था जो B1 B2 कैटेगरी में लगा था। उसके अलावा जितने वीज़े भी हैं वो फॉर 5 ईयर्स ही लगाए जाते हैं मल्टीपल एंट्री के साथ। एक वीज़ा मैंने ऐसे देखा था जो कि पाकिस्तानी एक लड़का था, स्टडी वीज़ा पे कनाडा में था और उसने वहां से यूएस का वीज़ा अप्लाई किया, तो सिर्फ वो एक वाहिद केस था जिसमें उसको 10 साल का मल्टीपल एंट्री वीज़ा लगा था, जो कि मेरे लिए एक बड़ी शॉकिंग सी चीज़ थी कि यूएस ने 10 साल का वीज़ा भी ग्रांट किया है, लेकिन अमूमन जो है वो 5 साल का मल्टीपल एंट्री वीज़ा लगता है। यूएस में क्या यूके की तरह आपको एग्जिट करना पड़ता है 6 मंथ्स के बाद या नहीं? जी, ये रूल पूरी दुनिया में है। अगर आप किसी भी मुल्क में जा रहे हैं, एंट्री ले रहे हैं, तो विद इन 6 मंथ्स आपको वहां से एग्जिट करना पड़ेगा, क्योंकि एंट्री ड्यूरेशन ही 6 मंथ होता है। लेकिन जिस वक्त आप इमिग्रेशन काउंटर पे खड़े होते हैं तो वो वीज़ा इमिग्रेशन ऑफिसर आपसे पूछता है कि जी हाउ लॉन्ग विल यू स्टे इन दिस कंट्री, तो आपको बताना होता है कि जी 3 वीक्स के लिए, 2 वीक्स के लिए, लेकिन वो मैक्सिमम आपको 6 मंथ्स की ही जो है एंट्री अलाउ करते हैं। उससे पहले आपको अपने मुल्क में वापस आना पड़ता है। और मुझे इसके लिए कोई इनविटेशन लेटर चाहिए होगा वहां से? हाँ, ये एक बड़ा अच्छा आपने सवाल किया। यूएस में ऐसा है कि आपकी जो एप्लीकेशन है उसको इनविटेशन बहुत स्ट्रांग बना देता है। अगर आपको यूएस से कोई स्पॉन्सर, अच्छा मैं इस जगह पे एक चीज़ ये क्लियर करना चाहूँगा, बहुत लोगों के जहन में ये क्वेश्चन होता है कि जी हमें यूएस से स्पॉन्सर आया है। स्पॉन्सर इज समथिंग एल्स और इनविटेशन इज समथिंग एल्स, दोनों को डिफ्रेंशिएट करना ज़रा ज़्यादा ज़रूरी है। वो इसलिए कि स्पॉन्सर का मतलब ये है कि आपको आपके अंकल स्पॉन्सर कर रहे हैं, वहाँ पे विजिट वीज़ा के अलावा और वीज़ास पे भी स्पॉन्सर किया जा सकता है। और जो B1 B2 कैटेगरी है उस पर सिर्फ आपको इनविटेशन दिया जाएगा कि मैं, और इनविटेशन ये होगा कि आप जिस बंदे के पास भी जा रहे हैं आपने अपने DS 160 फॉर्म में उस बंदे का नाम करेक्ट विद स्पेलिंग्स, एड्रेस, पोस्ट कोड और कॉन्टेक्ट नंबर, इवन के ईमेल आईडी भी डिमांड करते हैं कि जी वो, लेकिन वो ऑप्शनल होता है, आप देना चाहें तो ठीक, लेकिन ये चीज़ आपको बहुत हेल्प करती है एप्लीकेशन में। जिस वक्त आप DS 160 सबमिट करते हैं तो अब ऐसा नहीं है कि जी आपने सबमिट किया और आपसे किसी ने उसके बारे में पूछा नहीं, आपके एक एक जवाब के ऊपर पूरी रिसर्च होकर आपसे इंटरव्यू किया जाता है। तो आप जैसे आप किसी का एड्रेस दे देते हैं तो समटाइम्स क्रॉस वेरीफाई किया जाता है कि आप इस एप्लीकेंट ने आपका एड्रेस दिया है, क्या आप इस बंदे को जानते हैं या नहीं। तो इस सवाल का जवाब है बिल्कुल आपको इनविटेशन लेना चाहिए, मस्ट लेना चाहिए, और वो आपके वीज़ा ग्रांट होने में काफ़ी हेल्पफुल हो सकता है। और वीज़ा अप्लाई करने के लिए मेरा बैंक बैलेंस क्या होना चाहिए, कितने अरसे के लिए मुझे अपने अकाउंट में पैसे रखने पड़ेंगे? देखें, अगर यूएस का कंपैरिजन किया जाए यूके के साथ, कनाडा के साथ, तो उनकी ये रिक्वायरमेंट है कि जी आपके पास कम से कम 6 मंथ्स तक बैंक स्टेटमेंट, बैंक बैलेंस आपका मेंटेन हुआ हो। वो मैं बता देता हूँ, हर कंट्री का ना वो अलग है कि पर डे के हिसाब से, लेकिन यूएस का ये सिस्टम है कि वो आपसे बैंक स्टेटमेंट डिमांड नहीं करता। आपके पास पैसे जरूर होने चाहिए, आपके अकाउंट में 1 मिलियन, मिनिमम 1 मिलियन होने चाहिए आपके टिकट के अलावा, क्योंकि इस वक्त राइट नाउ यूएस का पाकिस्तान से जो रिटर्न टिकट है वो तकरीबन 5.5 से 5.5 लाख रुपए का है। तो उसके अलावा अगर आप हटा के देखें तो 10 लाख रुपए आपको एटलीस्ट 1 मिलियन शो करने चाहिए अपने बैंक बैलेंस में, जो कि आपके 2 महीने 3 महीने से आपके पास बैंक में चले आ रहे हों। एक बात मैंने इंश्योरेंस की भी सुनी है कि जब आप ट्रैवल करते हो तो आपकी ट्रैवल इंश्योरेंस होनी पड़ती है। हाँ, देखिए ये एक मैं हर एप्लीकेंट को ये गाइड करता हूँ कि जब आप फॉरेन ट्रिप पर जा रहे हैं, ट्रैवल कर रहे हैं, तो गॉड फॉरबिडन कुछ भी हो सकता है, तो आप मेडिकल असिस्टेंस, मेडिकल इंश्योरेंस अपने मुल्क से मेडिकल कवर जरूर लेके जाइए। मैंने बाज़ लोगों को ऐसा देखा है कि वो यूएस चले जाते हैं और उनके पास मेडिकल कवर नहीं होता, तो बाज़ का इंसान है कि कोई भी ऐसा मिसहैप हो सकता है,
तो फिर जब आप वहाँ पे किसी हॉस्पिटल जाएंगे तो वो आपको एंटरटेन नहीं करेंगे कि आपके पास मेडिकल कवर नहीं है और आप टूरिस्ट वीज़ा पे हो। तो ये एक बहुत बेनिफिट की चीज़ है कि आप दुनिया में कहीं पर भी ट्रैवल कर रहे हो, आप अपने मुल्क से मेडिकल इंश्योरेंस, मेडिकल कवर ज़रूर लेके जाइए। ये आपके बेनिफिट की चीज़ है और ये इतने ज़्यादा चार्जेस नहीं आते। इसमें लेट से 5 से 10 हज़ार रुपये आपको पे करने पड़ते हैं और उन मुल्कों में आपको 10 से 20 मैक्सिमम $25,000 तक आपको मेडिकल कवर दिया जाता है। तो ये एक बड़ी बेनिफिट की चीज़ है, इसको करना चाहिए। ये जो मेरा विजिटर या टूरिस्ट वीज़ा होगा, इसकी बेसिस पे मैं डिफरेंट स्टेट्स में भी विजिट कर सकती हूँ या किसी एक मखसूस स्टेट तक मैं महदूद रहूंगी? ये देखें, जो आप वीज़ा आपको ग्रांट किया जा रहा है B1 B2, ये पूरे अमेरिका के लिए है। जितनी स्टेट्स हैं सब में आप जस्ट एक एंट्री लेंगे किसी भी एयरपोर्ट से और आप फिर किसी भी स्टेट्स में जा सकते हैं, क्योंकि वो स्टेट विद इन अ स्टेट नहीं है, वो एक मुल्क है, उसके अंदर जितनी सारी स्टेट्स हैं आप किसी भी स्टेट में ट्रैवल कर सकते हैं एक ही वीज़ा पे, आपको उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। थैंक यू वेरी मच। आपने मेरे काफ़ी सारे क्वेश्चंस जो है ना आंसर कर दिए और मुझे ये काफ़ी हेल्प रहेगी। मैं नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह जब आपको अप्रोच करूंगी तो मैं एक बिल्कुल क्लियर माइंड के साथ आऊंगी कि मैं 100% अप्लाई कर रही हूँ। थैंक यू सो मच। वेलकम जी, थैंक यू सो मच जी। ये एक फीमेल एप्लीकेंट थी, जैसे मैंने बताया मेरे पास आज आई थी US वीज़े के इंटरव्यू के लिए। उनको वीज़ा के लिए कुछ डिटेल चाहिए थी तो मैंने आज उनको काफ़ी डिटेल में गाइड किया। और ये वीडियो बनाने का मकसद ये था कि जो लोग मेरी ये वीडियो देख रहे हैं, फर्स्ट टाइम अप्लाई कर रहे हैं US में, तो ये वीडियो उनको हेल्पफुल हो ताकि उनको बाद में प्रॉब्लम ना हो। बाज़ का कंसल्टेंट्स बहुत ज़्यादा चार्ज कर देते हैं तो और वीज़ा जो है रिजेक्ट भी हो जाता है, तो उस चीज़ से बचने के लिए आप खुद भी कर सकते हैं। और इस वीडियो के आखिर में मैं अपना कॉन्टैक्ट नंबर दे दूंगा, अगर मुझसे कोई रब्ता करना चाहे तो बिल्कुल। मैं इस्लामाबाद में ही होता हूँ और मैं लोगों के लिए अप्लाई करता हूँ फ्रॉम द लास्ट 15 ईयर्स। मेरा ये इन चीज़ों में काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस भी है, गवर्नमेंट लेवल पे भी और उसके अलावा भी। तो काइंडली मेरी इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि कौन बंदा, कौन भाई, कौन एप्लीकेंट अप्लाई करना चाहते हैं, उनको कोई प्रॉब्लम्स आ रहे हैं तो मैं उनके प्रॉब्लम्स को ज़रूर एड्रेस करूँगा। थैंक यू सो मच।